देखिए आज हम जो है सिविल सर्विस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, हरियाणा सिविल सर्विस व अन्य प्रांतीय सिविल सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए जो टेस्ट सीरीज है हमारा वह है प्राचीन भारतीय इतिहास। अब इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जो है हम जो है प्राचीन भारत के जो है टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा वो है निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा एक स्थान गुजरात में नहीं है। अब देखिए जो स्थल है इसमें गुजरात में नहीं है वो बताना आपको जो है सुरकोतड़ा, रंगपुर और सुतकांगनडोर, देसलपुर। अब देखिए जो है इसमें देखा जाए तो जो है इसमें जो है जो हमारा जो स्थल पड़ेगा वो सुतकांगनडोर। सुतकांगनडोर पड़ता है हमारा, ये बनता है हमारा अफगानिस्तान में या फिर मतलब पाकिस्तान बलूचिस्तान के आसपास। देखिए अब देखिए हमारा जो है हड़प्पा सभ्यता का जो पूरा स्थल है जो है वो सुतकांगनडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दश्क नदी के पर स्थित है। 1927 में R.L. स्टाइन महोदय ने इस स्थान का खुदाई की थी या उत्खनन कार्य किया था। मतलब देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा सी, एक का बन गया हमारा सी। नेक्स्ट इसमें मिलान करने, देखिए मिलान करने में पहले भी कहा था आपको, जैसे भी आपको ए बी सी जरूर लिखना है, ए बी सी और डी। अब देखिए इसमें जो है हमारा जो है मोहनजोदड़ो बनता है हमारा जो है पट्टेदार जल निकासी, यानी कि मतलब इसमें जो है ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं। तो एक हमारा 2 हो गया। फिर उसके बाद देखिए हमारा जो है लोथल से युगल समाधान की बात करते हैं, बी का हमारा 1 हो गया। उसी के बाद बनावली में हल्की पक्की मिट्टी की प्रकृति मिली है, ये बने हमारा सी, बने 4 बने जैसी का। उसी प्रकार देखिए कालीबंगा खाचे, यानी हमारा बन गया ये 3 बन गया हमारा, ये बन गया 3। देखिए इसमें देखिए जो आंसर हमारा 2 1 4 3, 2 1 4 3 यानी हमारा बी आंसर बन जाता है। तो इसका आंसर बन गया हमारा बी आंसर बन जाता है। ध्यान से चेक करिए आप जो है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है निम्नलिखित में से किस एक ने सिंधु लिपि के उद्वाचन पर काम किया है। देखिए मतलब जो है सिंधु उद्वाचन, देखिए हमारा जो है उसमें देखिए आप जो है यानी उद्वाचन का मतलब पढ़ने का काम किसने किया है वो समझिए आप। अब इसमें देखिए H.D. संकालिया, B.B. लाल, आई महादेवन और विंसेंट अर्थर स्मिथ। देखिए इसमें क्या है आई महादेवन ने, यानी इसका आंसर सी। आई महादेवन ने जो है सिंधु लिपि को पढ़ने का या फिर उद्वाचन करने पर काफी कार्य किया है। देखिए मैं पहले बता रहा हूं, देखिए इसकी लिपि अभी तक संपूर्णतः पढ़ी नहीं गई है, ये भी रहस्यमय बनी हुई है। इसमें बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं इसको पढ़ने का, पर अब तक किसी को सफलता नहीं मिली है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है ताम्र संचय का संबंध है। देखिए ताम्र संचय का जो संबंध है देखिए वो हमारे काले और लाल मृदभांड से है, मतलब सी आंसर बनेगा इसमें बनेगा हमारा सी। अब देखिए ताम्र संचय का जो संबंध है वो काले और लाल मृदभांड से है, जो ऊपरी गंगा घाटी और गंगा यमुना दोआब से संबंधित है। मतलब यह कि ऊपरी गंगा घाटी या गंगा यमुना दबाव से संबंधित है। क्या है, ताम्र संचय का संबंध काले और लाल मृदभांड से है। देखिए इसका आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस एक स्थल में कब्रिस्तान H संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। देखिए कब्रिस्तान H संस्कृति के, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए कब्रिस्तान जो H संस्कृति की बात हो रही है यहां पर। अब इसमें देखिए आंसर बनेगा वो बनेगा देखिए हमारा हड़प्पा से मिलता है, ये बनेगा आंसर हमारा बी, यानी ये हमारा बी आंसर बन जाता है। हड़प्पा से जो है कब्रिस्तान H संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। अब देखिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटेगोमरी जिले में स्थित सैंधवकालीन हड़प्पा पुरास्थल से कब्रिस्तान H संस्कृति के संकेत मिले हैं या साक्ष्य मिले हैं। देखिए तो इसका आंसर देखिए हमारा बना है वो बी आंसर। नेक्स्ट
पुरुष सूक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? अब पुरुष सूक्त के देखिए हमारा जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में, देखिए पुरुष सूक्त का जो संबंध है जो है वो 7वें मंडल में नहीं है, वो 10वें मंडल में प्रावधान है। यानी कि जहां ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त का संबंध है वो बनेगा, देखिए हमारा ये, देखिए हमारा ये आंसर का रॉन्ग हो जाता है हमारा। अब इसमें देखिए वो कह रहा है गलत बताना। देखिए इसमें ब्रह्मांड और आदि पुरुष के मुख से निःशब्द होने का उल्लेख मिलता है, इसमें श्रेणीबद्ध के उदय प्रकट करता है, इसमें समय उद्भव होती है, सामाजिक संरचना और धार्मिक अनुमोदन। देखिए अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसकी जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो उल्लेख किया गया है वो पुरुष सूक्त में है, जिसमें आदि पुरुष के मुख से जो है ब्राह्मण, भुजाओं से अक्षत्रिय और जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र का उल्लेख मिलता है। अगर कहना मतलब ये समझिए जो हमारे जो है आदि पुरुष के जो मुख से उनके ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है और भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है और मतलब जांघों से मतलब वैश्य की और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है जो पुरुष सूक्त से संबंधित है। यानी आंसर बन गया हमारा इसका ए। नेक्स्ट, वैश्य का लक्षण दूसरों को बलि देने वाला या अनस्य बलाधिकृत और दूसरों के द्वारा भोज्य या उपभोग में आने वाला अनाश्य बताया गया है। देखिए इसमें देखिए हमारा जो है ये बनेगा शतपथ ब्राह्मण में, यानी कि हमारा बी आंसर बन जाता है। अब देखिए शतपथ ब्राह्मण में जो है वैश्य के लक्षण दूसरों को बलि देने वाला या अनस्य बलाधिकृत और दूसरों के द्वारा भोज्य या भोग में आने वाला अनस्य बताया गया है। इसका बना डी आंसर, यानी शतपथ ब्राह्मण की बात करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेद स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? अब देखिए इसका जो है वो ऋग्वेद स्त्री के बारे में बात कर रहा है, वो सही नहीं है। अब वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, बिल्कुल सही है। वो यज्ञ का अनुष्ठान करती थी, ये भी सही है। वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, ये रोंग है, क्योंकि युद्धों में सक्रिय भाग नहीं लेती थी। उनका विवाह यौवन आरंभ से पूर्व हो जाता था, ये सही है। यानी कि मतलब इसमें हमारा सी रोंग है, यानी सी इसका आंसर बन जाएगा। अब देखिए इसमें जो है हमारे जो है ऋग्वेद काल में स्त्रियों की जो स्थिति काफी बेहतर थी, वो सभा समिति में भाग लेती थी और यज्ञिक अनुष्ठान में भी हिस्सा लेती थी। अब देखिए से है ऋग्वेद काल में बाल विवाह बहुविवाह का प्रचलन था, लेकिन स्त्रियां युद्ध में सक्रिय भाग नहीं लेती थी। मतलब जितने भी हमारे घर के जो घरेलू कार्य जितने भी थे, मतलब यज्ञ संपन्न करना या फिर इनमें सभा समिति उस समय की मतलब राजनीतिक पार्टी थी जिसमें पार्टिसिपेट करती थी, जिसमें प्रशासनिक मामले में या फिर जो है आम आदमी के जो है निर्णय लिए जाते थे, उसमें पूरा भाग लेती थी। बस यह है कि युद्ध में सक्रिय भाग नहीं लेती थी। इसका आंसर बन गया हमारा सी। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है परवर्ती हड़प्पा काल वस्तुएं कला वस्तुओं के साथ चित्रित धूसर भांड मिला है। देखिए ये बनेगा हमारा जो है, ये हमारा जो है भगवानपुर से मिला है, ये बनेगा हमारा भगवानपुर, यानी बी से आंसर इसका। परवर्ती हड़प्पा वस्तु कला वस्तु के साथ चित्रित धूसर भांड जो है भगवानपुर से मिला है। देखिए जो है अब इसमें देखिए इसका आंसर बना हमारा बी, यानी बी आंसर हो गया। नेक्स्ट, जाति का लक्षण नहीं है। देखिए अब जाति का लक्षण देखिए मतलब अंतर्विवाह ये भी है, श्रम विवाह ये भी है, साम्या ये नहीं है, अनुवंशिकता ये भी जाति का लक्षण था। आंसर बन गया सी, यदि साम्या जाति का लक्षण नहीं है। देखिए अंतर्विवाह की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं श्रम विभाजन की बात करते हैं, अनुवंशिकता की बात करते हैं, ये देखिए सारे जो है हमारे जाति के लक्षण हैं और बाकी साम्य जो है इससे संबंधित नहीं है। यानी लक्षण साम्य जो है जाति से संबंधित नहीं है। इसका आंसर सी बन गया। नेक्स्ट, वर्ण संकर की संकल्पनाओं सबसे पहले बार मिलती है। वर्ण संकर की संकल्पना यानी कंसेप्ट ऑफ वर्ण संकर की बात है, ये कहां मिलते देखिए आपका, देखिए इसमें देखिए आपका ये मिलते हैं स्मृतियों में, यानी कि डी आंसर बन जाता है, इसमें डी आंसर हो जाता है।
अब देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए स्मृतियों की बात करते हैं जो है, अब इसमें उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथों से जानकारी मिलती है कि 4 वर्ण कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अलावा भी समाज में अनेक जातियां थी। मनु अनुलोम प्रतिलोम और अंतर्वर्णीय विभाग से उत्पन्न संतानों को वर्ण संकर कहा है। धर्म संसूत्रकारों ने भी संकरत्व का उल्लेख किया है। मतलब देखिए मनु ने जितने हमारे देखे अनुलोम प्रतिलोम, देखिए अनुलोम में क्या होता है, जिसमें लड़की का वर्ण ऊंचा होता है, लड़के का वर्ण नीचा होता है, इसे जो विवाह होता है वो अनुलोम कहते हैं। और देखिए प्रतिलोम में क्या होता है, सॉरी ये तो प्रतिलोम बता देना, प्रतिलोम में क्या होता है, लड़की का वर्ण ऊंचा होता है, लड़के का नीचा होता है, तो इसे प्रतिलोम कहते हैं। वैसे तो जब डिस्कस करेंगे पूरे विभाग के संबंध में डिस्कस करेंगे, तो अभी तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये आंसर बनेगा हमारा डी। नेक्स्ट, निर्वासित वर्जित और अनिर्वासित अवर्जित शूद्रों का उल्लेख है। देखिए इसमें देखिए हमारा जो है ये बनेगा हमारा पढ़ने के 8 अध्याय में, यानी इसका आंसर बी बन जाता है हमारा। यानी पढ़ने के 8 अध्याय में शूद्रों की 2 कैटेगरी है, उसका बारे में बताया गया है, वो है हमारा निर्वासित और अनिर्वासित, इसका बी आंसर। नेक्स्ट, इसमें मिलान करिए आप जो है, मिलान में देखिए हमारा, देखिए इसको ए बी सी लिख लीजिए आप जो है, ए बी सी और डी। अब देखिए इसमें जो है हमारा जो है मनु देखिए हमारे जो है कोई आर्य दास नहीं हो सकता है। नहीं सुनिए, इसमें देखिए हमारा सबसे पहले कौटिल्य है, कौटिल्य का देखिए हमारा कौटिल्य क्या कहता है कि कोई आर्य दास नहीं हो सकता है। कौटिल्य कहता है हमारा कोई आर्य दास नहीं हो सकता, ये बन जाता है हमारा ए का 3। उसी के बाद मनु जो है हमारा गृहस्थ को दास से विवाद नहीं करना चाहिए। मतलब देखिए ये मनु क्या कहता है, गृहस्थ को जो है दास से विवाद नहीं करना चाहिए, ये हमारा इसका कहता है। यहीं पर याज्ञवल्क्य जो क्या कहता है, देखिए किसी को उसकी सहमति के बिना दास नहीं बनाया जा सकता। ये हमारा याज्ञवल्क्य हमारा 4th की बात करता है, यानी सी का हमारा 4 और बी का हमारा 1। और नारद क्या कहता है, दास 15 प्रकार के होते हैं। नारद हमारे जो है दास के 15 प्रकार बताता है। देखिए यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछता है, मतलब जो है कई बार पूछता है, इनके कोटेशन दे देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कोई आर्य दास नहीं हो सकता, किसने कहा, ये ऑप्शन दे दी जाएंगे आपको। इसमें कई तरह क्वेश्चन बन गए, तो इसलिए देखिए ये कौटिल्य बन गया, तो इसका आंसर बन गया हमारा सी, यानी कि ये हमारा सी आंसर बन जाता है इसका है। तो इसमें देखिए हमारा देखिए, अब देखिए कौटिल्य ने जो है अपने ग्रंथ कौटिल्य कौन सा था, वो था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में उल्लेख किया है कि कोई आर्य दास नहीं हो सकता है। वहीं पर मनु के अनुसार गृहस्थ को दास से किसी भी प्रकार का विवाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे बचना चाहिए, ये हमारे मनु जी कहते हैं। वहीं पर याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है कि किसी को भी उसकी अनुमति के बिना दास नहीं बनाया जा सकता, यानी उसकी अनुमति जरूरी है, जो हमारे याज्ञवल्क्य कहते हैं। वहीं पर नारद ने दासों के बारे में विस्तार से उल्लेख किया, विस्तार से बात किया, इन्होंने 15 प्रकार के दासों का वर्णन किया है, तो इसका आंसर बन गया हमारा ये सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजन ऋग्वेदिक संस्कृति के विषय में सही है। अब ऋग्वेदिक संस्कृति के बारे में बताना है, सही है। प्रकृति पूजा, वर्ण व्यवस्था, मूर्ति पूजा, ग्राम्य, पशुचरणिक और राजतंत्रीय। देखिए यहाँ ऋग्वेद की बात हो रही, स्टार्टिंग की बात है, प्रारंभिक मतलब क्या कहते हैं, हम जो है वैदिक काल की बात हो रही है। देखिए वैदिक काल 2 पार्टों में डिवाइड है, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। देखिए यहाँ पर इसका बनेगा बी आंसर जो है, ये सही है आपका जो है, यानी बी। अब देखिए जो है ऋग्वेदिक संस्कृति जो थी वो ग्रामीण संस्कृति थी। पशुपालन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। प्रशासनिक व्यवस्था राजतंत्रीय थी।
कबीले का प्रधान राजन कहलाता था। मतलब देखिए ये आंसर बी बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण संगम युग के तमिल समाज का है? देखिए इसमें देखिए आपका ये बनेगा, देखिए हमारा जटिल जाति व्यवस्था थी, राजाओं और वेलाओं के बीच अंतर विवाह निषेध था, ब्राह्मणों में निर्ममता थी, उत्तर आर्यकरण जो है। अब देखिए लक्षण इसका बनेगा, देखिए हमारा जो है वो बनेगा इसका, देखिए ये बनेगा हमारा डी आंसर, यानी कि डी आंसर बन जाता है इसका जो है। अब देखिए हम संगम काल की बात करते हैं। संगम काल में देखिए आप जो है सुदूर दक्षिण का आर्यकरण हो चुका था संगम काल में जो है। नेक्स्ट देखिए हमारा वह सही काल क्रम अनुवाद कौन सा है जिसमें तमिल प्रदेश में निम्नलिखित का प्रादुर्भाव हुआ था। अब इसमें देखिए हमारा जो है वो बनेगा, देखिए हमारा संगम काल और तमिल अभिलेख और शिलाधिकृत मंदिर। देखिए सबसे पहले संगम काल, फिर जो है तमिल अभिलेख या फिर तीसरा शिलाकृत मंदिर, यानी इसका बी आंसर बन जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाता है बी। ठीक है, आगे चलिए हमारा जो है महाभारत के सर्वप्रथम तमिल के अनुवादक थे। अब महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक कौन थे? देखिए आप जो है, यानी महाभारत का सर्वप्रथम अनुवाद किया था जो है वो बनेगा हमारा, देखिए पेरुंदेवनार, यानी ए आंसर बन जाएगा हमारा। देखिए इसका जो है, अब जहां कंबन को तमिल रामायण का लेखक माना जाता है, यानी कंबन को इसको तमिल रामायण का लेखक माना जाता है, वहीं पर पेरुंदेवनार को तमिल महाभारत का अनुवादक कहा जाता है। तो इसका आंसर बन जाता है हमारा ए। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है निम्नलिखित में से भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी अनुगामी कौन था? भागवत धर्म का देखिए सबसे पहले ज्ञात यूनानी अनुगामी था। देखिए अब इसमें देखिए हमारा जो है ये बनेगा, देखिए हमारा हीलियोडोरस, यानी सी आंसर बनेगा। हीलियोडोरस जो है भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी अनुगामी था, ये बनेगा हमारा सी। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब सही युग्म सुमेलित देखिए आप जो है उदिन चेरिल चेरनरेस उदनेदिन जिलन पंडनरेस सेनगन चोलनरेस, ये इसका डी आंसर बनेगा। ये डी आंसर इसका बन जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है जिस जैन ग्रंथ ने तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है उसका नाम है। देखिए इसमें देखिए हमारा जो है वो है भागवती सूत्र की बात करते हैं, ये हमारा ए आंसर बन जाता है। अब देखिए इसमें जो है हमारे जो है भागवती सूत्र महावीर का जीवन चरित्र या और उवासगादाओं में जैन भिक्षुओं के जीवन चरित्र है, न कि जैन तीर्थंकरों की कल्पसूत्र वेदांत है, आदि पुराण है। ठीक है, इसमें देखिए हमारा आंसर बन जाता है इसका ए, यानी जैन ग्रंथों में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र या उसका नाम है वह है भागवती सूत्र की बात करते हैं। इसका आंसर बन जाता है हमारा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उक्तों पर विचार कीजिए। वैशाली में हुई दूसरी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म विभक्त हो गया था। देखिए अब इसमें देखिए हमारा जो है वो देखिए स्थाविरवादियों में और महासिंधुकवादियों में, यानी आंसर बनेगा डी। यानी जो है जब वैशाली में हुई बौद्ध संगति इसमें जो है विभक्त हो गया था स्थाविरवाद और महासिंधिकों में, यानी आंसर बनेगा हमारा डी। इसका आंसर हमारा डी बन जाता है। अब देखिए हम जो है इसकी बात करते हैं। देखिए जो है
ये जो हमारी जो है बुद्ध की जो है द्वितीय बौद्ध संगति जो है शिशुनाग वंश के कालशोक यानी 338 बीसी के शासनकाल में वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संधि में बौद्ध धर्म स्थावीरवाद और महासंधिकों में विभक्त हो गया था। यह विभाजन अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण हुआ था। इस बौद्ध संधि की अध्यक्षता जो की थी सबक मीर ने की थी। इसका आंसर डी। नेक्स्ट, भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण बताइए। भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण देखिए हमारा ये बनेगा हमारा हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख। ये बनेगा हमारा बी आंसर, यानी ये बी आंसर बन जाता है। अब देखिए इसमें जो है तक्षशिला निवासी यवन राजदूत हेलियोडोरस द्वारा बेस नगर में स्थापित गरुड़ स्तंभ पहला ऐसा स्तंभ लेख है जिसमें भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलती है या भागवत धर्म में उल्लेख किया गया है। इसका आंसर बी आंसर है। नेक्स्ट, भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का साक्ष्य मिलता है। अब इसमें देखिए हमारा जो है मेगास्थनीज के विवरण में मेगास्थनीज के विवरण में भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का साक्ष्य मिलता है। देखिए जो है इसका आंसर बन जाता है हमारा सी। ये हमारा सी की बात करते हैं। अब देखिए मौर्य काल में भारत की यात्रा पर आए यूनानी दूत जिसका नाम था मेगास्थनीज ने अपने विवरण में उल्लेख किया है कि सूरसेन यानी मथुरा में रहने वाले लोग हेराक्लीज का मतलब समझिए वासुदेव कृष्ण के उपासक थे। इसका आंसर देखिए हमारा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहत या पंचमार्क सिक्कों के बारे में सही है? देखिए ये देखिए मतलब जो है भारत के वे सबसे पहले विद्यमान सिक्के हैं। उन पर एक अधिक पंच की मोहरें हैं। उन पर अनेक प्रकार के प्रतीक मतलब जो है निरूपित हैं। उन पर हमेशा जारी रहने वाले उत्कीर्ण लेख हैं। देखिए ये बताना जो पहले सिक्के हमारे पंचमार्क सिक्के थे जो है जिन पर नदी पर्वत उनकी आकृति बनी हुई थी जो है। अब देखिए मतलब जो है इसके बारे में सही नहीं है, नहीं बताना आपको। इसका आंसर डी बन जाएगा। उन पर हमेशा जारी होने वाले उत्कीर्ण लेख होते हैं। नहीं, ये गलत है। इसका आंसर बन जाएगा डी। अब देखिए हम जो है भारत के प्राचीनतम सिक्के जिसे आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहते हैं ये 5वीं सदी बीसी में मिले। ये चूंकि मतलब जैसे सिक्के चूंकि ठप्पा मार के बनाए जाते थे इसलिए आहत सिक्के कहलाए। अधिकांशतः चांदी से निर्मित इन सिक्कों पर पेड़, सांड, हाथी, अर्धचंद्राकार आदि के चित्र बने हुए थे। ये मतलब पंचमार्क सिक्के हैं। देखिए सबसे पहले है इसका बनेगा डी आंसर। नेक्स्ट, रोम में बनी निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक भारत में सबसे प्रचुर रूप में मिली है? अब देखिए इसमें जो है हमारा देखिए वो है हमारे जो है ये बनेगा डी आंसर, यानी कि सिक्के जो है भारत में सबसे प्रचुर रूप में मिले हैं। इसका मतलब देखिए हमारा सिक्के डी जाता है। अब देखिए मेरे पर जो है रोमन निर्मित वस्तुओं में भारत में सबसे अधिक मात्रा में रोमन सिक्के मिले हैं। रोम निर्मित सर्वाधिक वस्तुओं वे अर्कमेडू से खुदाई में मिले हैं और पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी नामक पुस्तक में अर्कमेडू का पोडाक नामक का उल्लेख किया गया है। यानी देखिए हमारा ये डी आंसर बन जाता है। इसका डी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है निम्नलिखित में सही कालक्रम बनाए। अब देखिए सही कालक्रम बनाना देखिए हमें जो है सब देखिए टालमी का भूगोल, टेरिस भारत का वृत्तांत, कास्मस इंडेक्स, ईसाई लेखन या फिर प्लिनी का प्राकृतिक इतिहास। अब देखिए अगर हम बात करते हैं देखिए जो है टेसिस का भारत वृत्तांत जो है प्रथम शताब्दी का है, यानी कि इसका भारत प्रथम शताब्दी का है।
ये प्रथम शताब्दी के बात करते हैं, इसको देखिए हमारा, देखिए उसके बाद फिर हम बात करते हैं, देखिए आप जो है ये देखिए पिल्ली का प्राकृतिक इतिहास और टालमी का भूगोल प्रथम शताब्दी का है, और काशमस इंडिकोप्लूटस का ईसाई स्थल करती विवरण छठी शताब्दी का माना जाता है। मतलब इसका आंसर बनेगा, देखिए हमारा जो है वो बन जाता है हमारा इसका डी, यानी पिल्ली का प्राकृतिक इतिहास, उसके बाद है टालमी का भूगोल, उसके बाद देखिए हम उसके बाद हमारा टेरियस का भारत वृत्तांत, उसके बाद हमारा बनता है टालमी का भूगोल, फिर कास्मस इंडुकाप्लटस का इस ईसाई स्थल करती विवरण, यानी इसका डी आंसर बन जाता है हमारे लिए। मैं कहने का मतलब समझिए, टेरिस का भारत वृत्तांत प्रथम शताब्दी का, पिल्ली का प्राकृतिक इतिहास और टालमी का भूगोल प्रथम शताब्दी का है, ये संबंधित है। वहीं पर काशमस इंडू प्लस का मतलब है ईसाई स्थल करती विवरण छठी शताब्दी ईस्वी का माना जाता है। अब देखिए इसका आंसर डी। नेक्स्ट देखिए हमारा, अपने वृत्तांत में फाइयान का उल्लेख नहीं किया है, अपने वृत्तांत फाइयान का उल्लेख नहीं किया है। मध्य देश में शांति व्यवस्था का, दंड न्याय की कठोरता का, चंडालों का समाज बहिष्कृत रूप में, आम लोगों का निर्मिष्ठता का। इसमें बी दंड न्याय का उल्लेख, कठोरता का उल्लेख नहीं किया है, ये बनेगा हमारा बी। यानी कि मतलब समझिए जो है फाइयान ने अपने वृत्तांत में दंड न्याय की कठोरता का उल्लेख नहीं किया है। अब देखिए जो है फाइयान कौन था, देखिए चीनी यात्री फाइयान 399 ईस्वी में भारत आया और 414 ईस्वी तक भारत में रहा। इसने अपनी यात्रा विवरण में गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में के भारत के सांस्कृतिक दशा का सुंदर चित्रण किया। इसका मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम की बात होगी। इसने गुप्तकालीन भारत में दंड और न्याय व्यवस्था के उदार चरित्र को पेश किया, बल्कि उसकी कठोरता को नहीं किया गया। तो इसका आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट देखिए हमारा, सूची में मिलान करिए। आप देखिए आप है मिलान में देखिए हमारा, देखिए इसको ए बी सी लिख लीजिए, ए बी सी और डी। अब देखिए इसका मिलान करना हमें, देखिए जो है उत्तरापथ, उत्तरापथ देखिए हमारा बनेगा, वो बनेगा हमारा जो है ये बनेगा तक्षशिला, यानी ए का 3, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा जो है अवंत्री, अवंत्री बनेगा, देखिए हमारा ये बनेगा उज्जैनी, ये 4। उसके बाद प्राची, प्राची बनेगा देखिए हमारा पाटलिपुत्र, ये बनेगा 2। उसके बाद कलिंग, कलिंग बनेगा तोसली, यानी ये बनेगा हमारा ए, ये बनेगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये बनेगा हमारा बी आंसर, यानी ये बी आंसर बन जाता है। अब नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, इसको भी मिलान करना आपको, देखिए इनको देखिए आप जो है ए बी सी और डी। अब देखिए इसमें जो है मिलान में देखिए हमारा जो है सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस का देखिए जो है एरियाना का सबसे बड़ा भाग, ये देखिए, यानी कि इसमें जो है समकालीन स्थानों को फाड़ देने वाला राजा ओफार क्या था, सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस का देखिए हमारा जो है वो बनेगा मतलब एरियाना का बड़ा भाग दिया इसने जो है, ये हमारा 2, ए का 2। उसी के बाद देखिए हमारा जो है शैल्युक, शैल्युक ने 500 हाथी, यानी ये बनेगा हमारा 4। उसके बाद देखिए आंबी, आंबी देखिए हमारा वो बनेगा हमारा मुद्रांकित चांदी के 80 टैलेंट, यानी ये बनेगा हमारा 1। उसके बाद देखिए एंटीओक्स, एंटीओक्स फर्स्ट जो है सोटर, इसके देखिए हमारा बनेगा देखिए ये मीठी मदिरा और सूखे अंजीर, ये बनेगा हमारा 3, यानी आंसर बना हमारा 2 4 1 3, 2 4 1 3, यानी बनेगा हमारा ये ए आंसर बन जाता है। तो इसका आंसर हमारा ए हो जाता है। देखिए अब देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए इसके जो है सेंड्रोकोटस की है, सयाम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्युक्स को पराजित करके एरियाना प्रांत को प्राप्त किया। बदले में सेल्युक्स को
500 हाथी उपहार दिए थे। तक्षशिला के शासक आम्बी के मुद्रांकित चांदी के 80 टैलेंट सिक्के मिले थे। वहीं पर सीरिया के शासक एंटियोक्स ने मौर्य सम्राट बिंदुसार को मीठी मदिरा और सूखी अंजीर उपहार में दिए थे। मतलब ये बन गया हमारा ये आंसर। नेक्स्ट, मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम क्या था? विनिमय का जो माध्यम मौर्य काल में वो बताना। देखिए वो बना हमारा, देखिए कहपक पुराण, च्योन पर्ण, दिनार। अब इसमें बनाता जो है वो कहपक पुराण, यानी ए बन जाता है स्नान का। अब इसमें देखिए हमारा जो है मौर्यकालीन स्वनिर्मित यानी स्वर्ण निर्मित विश्व सिक्का पर्ण प्रचलित विनिमय दर का माध्यम था, अर्थात कहपक या करसापन नामक सिक्का भी इसी समय प्रचलन में था। तो देखिए हमारा जो है ये बन जाता हमारा ये आंसर। देखिए इसका जो है ये आंसर हो गया हमारा ए। देखिए इसमें इतना ही कुछ है, बाकी नेक्स्ट टेस्ट